अमर बे एपिसोड 79। देखो, इसको नोटिस भी भिजवा देता हूँ, रेड्स भी करवा देता हूँ, मगर क्या वो इस पर और नहीं बिगड़ेगा? मुझे इसके बिगड़ने की परवाह नहीं है। मैं इसे इस हवाले से परेशान करना चाहता हूँ, ना सिर्फ इसे बल्कि इसके हवारियों को भी। इन्हें अपने टैक्स रिटर्न्स की फिक्र शुरू हो जाएगी। मैं कल सुबह ही ये काम करवा देता हूँ, लेकिन यह कुछ मसला खड़ा करेगा। कासिम दुरानी सीधा इसे ही पकड़ेगा। हुमायूं ने इस इलाके के इनकम टैक्स कमिश्नर का नाम लिया जहां कासिम की फाइल्स जाती थी। यहिया को सारा मसला बताओ। इसे कहो कि या तो वो चंद दिन की छुट्टी लेकर कहीं चला जाए या फिर कासिम को बिल्कुल नजरअंदाज करे। इसके राब्ता करने पर भी इससे बात ना करे, और अगर मजबूरन इसे कासिम से बात करनी पड़ जाए तो फिर टाल मटोल करे। कासिम से कहें कि सब कुछ ऊपर से हो रहा है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कासिम इसे कच्चा जवा जाएगा। वो हर माह लाखों दे रहा है इसे। जरूरत पड़ने पर यहिया इसके काम ना आया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यही कहता हूँ कि यहिया को छुट्टी लेने पर मजबूर करता हूँ। हुमायूं ने कहा, ठीक है, जो भी चाहो करो, मगर जल्दी करो। और मुझे कासिम दुरानी के इनकम टैक्स रिटर्न्स की कुछ कापीज चाहिए। क्यों? प्रेस के लिए। मगर वो तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। मैं तुम्हें दे भी दूं तो प्रेस वाले इतराज करेंगे, इन्हें शक होगा, और फिर वो वाकई समझेंगे कि कासिम के दावों में हकीकत है और ब्यूरोक्रेसी इसे परेशान कर रही है। इनकम टैक्स वाले जानबूझकर इस वक्त टैक्स के मामले के गड़े मुर्दे उखाड़ कर सामने ला रहे हैं। हुमायूं, वो सब कुछ मैं देख लूंगा। प्रेस में है कुछ मेरे जानने वाले, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अयाज हैदर ने लापरवाही से कहा, ओके, मैं फिर कल तुमसे दोबारा कांटेक्ट करता हूँ और फिर तुम्हें आगे की सूरत हाल बताता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसके टैक्स के मामलात इतने खराब हैं कि इसे बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर के बहुत से लोग सामने आ जाएंगे, जिनकी मदद से इसने पिछले 20-25 साल में टैक्स बचाया है। फिर तुम्हें भी खासी मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। हुमायूं ने अपने खदशे से आगाह किया, मुझे इसके टैक्स के मामलात ठीक करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे और उमर को इस मामले से निकालना चाहता हूँ। कासिम इस तमाशे को खत्म करे। मैं इसके टैक्स अफेयर को बाहर में फेंक दूंगा, और ये चीज तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। अयाज ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब कितने दिन चलेगा? हुमायूं ने कुछ सोचते हुए पूछा, मुझे कोई अंदाजा नहीं, ये तो कासिम और जस्टिस नियाज के स्टेमिना पर मुखसर है। अयाज हैदर ने कहा, कासिम को इस तरह काबू कर लोगे, लेकिन जस्टिस नियाज के लिए क्या करोगे? हुमायूं ने पूछा, जस्टिस नियाज के बारे में खासी खबरें हैं मेरे पास, तुम्हारे काफी काम आएंगी। इंसाफ बेचने में खासी शोहरत हासिल है इस आदमी को। इसका ये हवाला मेरे लिए भी पोशीदा नहीं है। चीफ मिनिस्टर के साथ अगली मीटिंग कब है तुम्हारी? इसके बारे में मुझे पता नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे और जस्टिस नियाज को आमने सामने बिठा कर मामला तय करवा दे। फिलहाल जस्टिस नियाज इस पर रजामंद नहीं है। इसका मुतालबा है कि पहले अब्बास और उमर को मुअत्तल किया जाए, इसके बाद फिर कुछ तय होगा, और मैं इन दोनों का सर्विस रिकॉर्ड खराब नहीं होने दूंगा। अयाज हैदर ने कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। जस्टिस नियाज को वैसे भी लाइमलाइट में रहने का शौक है। हर 2-4 माह के बाद कोई ना कोई इशू बनाया होता है इसने। इस बार प्रेस को पहले की तरह इस्तेमाल करेगा तो खासा पछताएगा। हुमायूं शकील ने फोन बंद करने से पहले आखिरी जुमला अदा किया। अगले दिन शाम की फ्लाइट से वो इस्लामाबाद चली गई। अयाज हैदर के ड्राइवर ने एयरपोर्ट पर इसे रिसीव किया, और घर पहुंचने पर इसने अयाज हैदर की बीवी को अपना मुंतजिर पाया। रस्मी अलेक्स लेक के बाद वो जान चुकी थी कि अयाज हैदर लाहौर में थे और इन्हें अभी चंद दिन वहीं रहना था। अयाज हैदर की बीवी से बात करके इसे ये अंदाजा हो गया था कि वो पिछले कुछ दिनों के वाकयात में अलीजे की इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इन्हें सिर्फ इतना पता था कि लाहौर वाले घर पर कुछ डाकुओं ने हमला किया था, और कुछ अरसे के लिए नानो और अलीजे ने वो घर छोड़ दिया है। मुरम्मत वगैरह हो जाने के बाद वो दोनों वापस वहां चली जाएंगे। वो अलीजे से होने वाले नुकसान के बारे में पूछती रही और अपने अफसोस का इजहार करती रही। लॉ एंड ऑर्डर का तो तुम पूछो ही मत। लाहौर के हालात तो खैर पहले ही खासे खराब हैं, मगर अब इस्लामाबाद भी महफूज नहीं रहा। हर चोरी अब पोश इलाके में हो रही है। वो चाय पीने के दौरान इसे अपने बेलाग तबसरे से नवाजती रही। अलीजे कोशिश के बावजूद इनकी बातें ना तवज्जो से सुन सकी, ना ही गुफ्तगू में कोई खातर खवा इजाफा कर सकी।
पिछली रात अभी भी पूरी तरह इसके हवास पर असर अंदाज हो रही थी और रही सही कसर इस वक्त इसकी वहां मौजूदगी पूरी कर रही थी। निदामत, शर्मिंदगी, बेबसी, पछतावा। वो अपनी फीलिंग्स को पहचान नहीं पा रही थी, ना ही इन्हें कोई नाम दे पा रही थी। सचीला अयाज को बहुत जल्दी इसकी गायब दिमागी का एहसास हो गया। तुम आराम करो, यकीनन थक गई होगी। अलीसे ने बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। तन्हाई के अलावा इसे इस वक्त किसी चीज की जरूरत नहीं थी। अगले कई दिन वो अखबार को खंगालती रही। उमर और अब्बास की बात बिल्कुल ठीक थी। किसी भी अखबार में जस्टिस न्याज के साथ फोन पर किए जाने वाले इसके इंकशाफ के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। वो अंदाजा नहीं लगा सकी इसे इससे खुशी हुई थी या मायूसी। अगले चंद दिनों के बाद अयाज हैदर इस्लामाबाद वापस आ गए थे। इनके रवैये से अलीसे को एहसास नहीं हुआ कि वो कुछ भी जानते थे। वो कम से कम इस मामले में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। उमर और अब्बास ने इस मामले में इसे बचा लिया था, कम से कम वो यही समझ रही थी। अयाज हैदर के घर पर वो एक बहुत लगी बंदी जिंदगी गुजार रही थी। अयाज और सजीला की अपनी मसरूफियात थी। वो दोनों बहुत कम ही घर पर होते। अली से सारा दिन घर पर टीवी देखते या किताबें पढ़ते हुए वक्त गुजारती या फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती। रात के वक्त सजीला और अयाज इसे अक्सर इन मुख्तलिफ डिनर्स में साथ ले जाते जहां वो मदऊ होते। वो दोनों बहुत सोशल थे और बहुत कम ही कोई रात होती थी जब वो कहीं ना कहीं मदऊ ना होते। अली से बाज दफा खुशी से इनके साथ जाती और बाज दफा अयाज हैदर के इसरार पर जबरदस्ती। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इसे बहुत सारी फैमिलीज के साथ मुतारफ करवा रहे थे। उमर इसे दफ्तन दफ्तन फोन करता रहता था, मैं वापस कब आऊंगी। वो हर बार इससे एक ही सवाल करती, बस कुछ दिन और। वो एक ही जुमला दोहराता और फिर कोई और बात शुरू कर देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कॉल्स में आने वाला वक्फा बढ़ने लगा, लेकिन हर बार कॉल आने पर इसकी आवाज और लहजे में इतनी गर्मजोशी होती कि अलीज़े शिकायत करना भूल जाती या शायद अगली बार के लिए मुलतवी कर देती। वो नानो और शहला से भी मुसलसल राब्ते में थी। अपने रिजल्ट का भी इसे शहला के जरिए ही पता चला था। लाहौर वापस जाने के लिए इसकी बेताबी में इजाफा हो गया था। उमर ने इसे मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। अभी कुछ हफ्ते लगेंगे, वहां कुछ मुरम्मत हो रही है, इसलिए वहां तो तुम नहीं ठहर सकोगी। अब्बास के यहाँ ही रुकना पड़ेगा तुम्हें, या फिर तुम मेरे पास आ जाओ। उमर ने एक बार फिर इसके सवाल पर कहा, नहीं, फिर मैं यहीं इस्लामाबाद में ही रहती हूँ, लेकिन आप मुझे ये तो बता दे कि ये मुरम्मत कब खत्म होगी। बहुत जल्दी। मैं जानता हूँ तुम वापस आना चाहती हो। जैसे ही वहां काम खत्म हुआ मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम आ जाना। उमर ने एक बार फिर इसे यकीन दहानी करवाई। अलीसे ने इस्लामाबाद आने के बाद उमर से दोबारा इस सारे मामले के बारे में बात नहीं की। इसे तजस्सुस था और अखबारात में लगने वाली मुख्तलिफ खबरों ने इस तजस्सुस को और बढ़ा दिया था। मगर वो अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं पाती थी कि उमर या अब्बास से इस सारी सूरत हाल के बारे में पूछे। फिर यकदम अखबारों में इस सारे मामले के बारे में खबरें आना बंद हो गई। कुछ दिनों के बाद इससे पता चला कि अब्बास हैदर 1 साल की छुट्टी लेकर इंग्लैंड मनोलॉजी का कोई कोर्स करने जा रहा था। इसकी छुट्टी मंजूर होने से पहले इसकी प्रमोशन हो गई थी। अलीज़े को अंदाजा हो गया कि जस्टिस का केस खत्म हो चुका है। उमर भी अपने पहले वाले शहर में पोस्टेड था। अलीज़े के एहसास जुर्म में कुछ और इजाफा हो गया। बातें या दावे करना बहुत आसान होता है, ये काम कोई भी कर सकता है, मगर सिस्टम को बदलना या बदलने के लिए एक छोटा सा कदम उठाना भी आसान नहीं होता। बहुत अरसे पहले उमर की कही हुई कुछ बातें इससे बार बार याद आई। जो तजिया इससे इस वक्त खुद गर्जाना लगा था, वो अब किस कदर सही लग रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। चीजों को नापसंद करना और बात है, उठाकर फेंक देना और। यह हकीकत मान लेनी चाहिए कि कम से कम हमारी क्लास इस सिस्टम को बदलने की अहलियत, सलाहियत या शायद जुर्रत नहीं रखती। कोई भी शख्स इस स्टैंड को नहीं काटता जिस पर खुद सवार हो, और हमारी क्लास किसी दूसरे को ये सिस्टम बदलने नहीं देगी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को भी वो टहने काटने नहीं देता जिस पर वो सवार हो। ये वाली सूरत हाल है। हमारी क्लास की खुशकिस्मती है, अभी तक हम किसी भी तरह रेस्क्यू एंड पर नहीं पहुंचे। वो इस वक्त बास दफा इसकी बातों से इत्तेफाक नहीं करती थी, बास दफा बहस करती या फिर नापसंदगी के इजहार के लिए खामोश हो जाती। वो अब इन सारी बातों के बारे में सोचकर सिर्फ शर्मिंदा होती थी। इसे शहबाज मुनीर वाला वाकया अच्छी तरह याद था। इस वक्त इसे उमर से शिकायत हुई थी
کہ اس نے ایاز انکل سے کمپرومائز کیوں کیا، سب کچھ پریس تک اور کورٹ تک کیوں نہیں لے گیا۔ اب خود ایاز حیدر کے گھر بیٹھے وہ حالات کی ستم ظرفی پر حیران ہوتی۔ وہ عمر سے کسی بھی طرح مختلف ثابت نہیں ہوئی تھی۔ جب اسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی تو وہ بھی کمپرومائز کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زندگی بڑی شرمندہ کروانے والی چیز ہے۔ تم، میں یا کوئی بھی، ہم سب ایک ہی جھولے میں سوار ہیں اور کوئی بھی اس میں سے اترنا نہیں چاہتا، کیونکہ نیچے کھڑے ہو کر دوسروں کو آسمان تک پہنچتا دیکھنا بڑا صبر آزما اور تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ کم سے کم مجھ میں تو یہ حوصلہ نہیں۔ اسے عمر کی باتیں اب سمجھ میں آ رہی تھیں۔ میں تم لوگوں کی باتوں پر قطعاً یقین نہیں کر سکتا۔ تم اور تمہارے بیٹے کے پاس جھوٹ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ جسٹس نیاز چیف منسٹر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ایاز حیدر اور عباس پر اشتعال کے عالم میں چلا رہے تھے۔ وہ چاروں اس وقت چیف منسٹر کی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ ایاز حیدر اور عباس بڑے سکون اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جسٹس نیاز کے الزامات اور چیخو پکار کو سن رہے تھے۔ چیف منسٹر بار بار جسٹس نیاز کا اشتعال کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ یہ نہ کر رہے ہوتے تو شاید جسٹس نیاز یقیناً اب تک ایاز حیدر اور عباس کے ساتھ ہاتھا پائی کر رہے ہوتے۔ نیاز صاحب، آپ دیکھیں، میری سنیں، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، مگر دیکھیں اس طرح سب کچھ کیسے طے ہوگا؟ آپ دونوں فریق آرام سے ایک دوسرے کی بات سنیں۔ چیف منسٹر نے ان کا پارا نیچے لانے کی ایک اور کوشش کی۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بات سنوں، میں صبر تحمل کا مظاہرہ کروں؟ جسٹس نیاز ان کی بات پر اور مشتعل ہوئے۔ میرا جوان اور معصوم بیٹا اس نے مار دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چلاؤں بھی نہ؟ جسٹس نیاز نے عباس کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے لیے عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سر، گالی نہ دیں، گالی کے بغیر بات کریں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن گالیاں کھانے کے لیے ہم لوگ یہاں نہیں آئے۔ ایاز حیدر نے یکدم جسٹس نیاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میرے پورے خاندان کو پریس کے ذریعے اسکینڈلائز کر رہے ہو۔ میرے بیٹے کو گھر سے اٹھا کر تمہارے بیٹے نے دہلی پولیس مقابلے میں مار دیا اور میں تمہارے بیٹی کو گالی تک نہیں دے سکتا۔ جو کچھ ہوا مجھے اور عباس کو اس پر افسوس ہے، مگر جو کچھ آپ کے بیٹے نے کیا وہ بھی۔ جسٹس نیاز نے غصے کے عالم میں ایاز حیدر کی بات کاٹ دی۔ کیا کیا میرے بیٹے نے؟ بولو، کیا کیا تھا میرے بیٹے نے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کے بیٹے نے کیا کیا تھا۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ مجھے نہ بکواس کرنے کی ضرورت ہے نہ جھوٹ بولنے کی۔ جب انسان کے پاس ثبوت اور حقائق ہو تو اسے یہ دونوں کام نہیں کرنا پڑتے۔ تم اور تمہارے ثبوت اور حقائق، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ آپ کی اس چیخو پکار سے تو آپ کی کوئی عقل مندی نہیں جھلک رہی۔ ایاز حیدر نے دو بدو کہا، میرے بیٹے نے گھر آنے کے بعد مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کا صرف تعاقب کیا تھا اپنے چند جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔